राज्य के गृह मंत्री की लाल बत्ती वाली गाड़ी जिला कारागार के ऊंचे गोल लोहे वाले दरवाजे पर आकर रुकी। पीछे पीछे आईजी और ढेर सारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स से भरी गाड़ियां भी आकर रुक गईं। मंत्री जी के चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं और सर्दी के मौसम में भी आला पुलिस अधिकारियों के चेहरे पर पसीने की बूंदें चुहचुहा रही थीं। इतने में मानवाधिकार आयोग की गाड़ी और मीडिया वालों का काफिला भी जेल के मुख्य द्वार के सामने आ धमका। जेल के अंदर बाहर खलबली और हड़कंप मचा हुआ था। जेलर साहब और अधीनस्थ पुलिस कर्मचारियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। मंत्री जी जेल के ऑफिस में आकर बैठ गए। ये सब कैसे हो गया? मालूम नहीं सर, पुलिस विभाग से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? आपने अच्छी तरह तहकीकात कर ली है ना कि जो कुछ हुआ वह सच है? जी, मैंने अच्छी तरह जांच पड़ताल की है। कैदी का इकबालिया बयान भी ले लिया है सर। आप जानते हैं कि इस एक छोटी सी गलती ने पुलिस महकमे, कोर्ट और जेल के कर्मचारियों को शक के कटघरे में खड़ा कर दिया है और पारदर्शी न्याय व्यवस्था पर हजारों सवालिया निशान लगा दिए हैं। केंद्र को जवाब देना मुश्किल हो रहा है और ये मानवाधिकार वाले तो न्याय व्यवस्था के पूरे तंत्र की धज्जियां उड़ाने का पुख्ता इंतजाम कर चुके हैं। बुलाओ, मेरे सामने बुलाओ उस मुजरिम को। फिर कुछ सोचकर बोले, नहीं नहीं, मैं ही चलता हूं बैरक में। कम से कम मीडिया वाले अंदर तो नहीं आ सकेंगे बिना परमिशन के। सर, जैसा आप उचित समझें। यह कहते हुए जेलर साहब ने असिस्टेंट जेलर की तरफ आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया। वे तेजी से अंदर के बड़े लोहेदार दरवाजे के किनारे खुले छोटे से दरवाजे से झुककर पुरुष कैदियों की बैरक की तरफ तेज कदमों से बढ़ गए। बैरकों में उस समय कैदी दोपहर का भोजन कर कर आराम कर रहे थे। जब तक मंत्री जी सुरक्षा बल के साथ जेल के अंदर वाले परिसर में पहुंचे, बाहर साफ सुथरी फर्श वाली दालान पर मंत्री जी के बैठने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था कर दी गई थी। पुलिस वालों की टुकड़ी के साथ 2 कैदी मंत्री जी के सामने लाकर खड़े कर दिए गए। जेल का यूनिफॉर्म, सर पर टोपी और नंगी पैर। सच बतलाओ मंत्री जी को कि क्या हुआ था? आईजी की कड़कदार आवाज जेल परिसर में गूंजी। साहब, ये जो मेरे साथ है ना, ये बेगुनाह सजा काट रहा है। मुसलमान कैदी बोला। बेगुनाह सजा काट रहा है? क्यों? क्योंकि साहब, ये उस जुर्म में शामिल ही नहीं था जिसके लिए इसको सजा हुई है। मुसलमान कैदी फिर बोला। वह जिला मजिस्ट्रेट डीएम जेलर साहब के सामने पहले भी कई बार ये जुमला दोहरा चुका था। तो ये कौन है? ये असली मुजरिम का सगा बहनोई है। तुम्हारा असली नाम क्या है? आईजी ने दूसरे कैदी से पूछा। जी, मेरा नाम
गौरी प्रसाद है, तो फिर अपने हाथ पर दूसरे का नाम क्यों गुदवा रखा है? जवाब में दूसरे मुजरिम के चेहरे पर दुख और संताप की काली छाया घिर आई थी। सर, मुझे मजबूर किया गया था। किसने मजबूर किया था और क्यों किया था? इस बार डीएम साहब की आवाज उभरी। लगभग 100 लोगों की मौजूदगी में भी जेल परिसर के अंदर सुई गिरने की आवाज तक सुनाई दे सकती थी। साहब, मेरे साले ने किया था। मेरी बेटी की शादी के लिए पैसों का जुगाड़ नहीं हो पा रहा था, इसलिए मजबूरी में मैंने उसकी बात मान ली। दूसरा कैदी विनम्रता से बोला। बेटी की शादी के लिए कितने पैसों की जरूरत थी और किसने दिए थे पैसे? साहब, बेटी की शादी के लिए 5 लाख रुपयों की जरूरत थी और ये पैसे मुझे मेरे साले ने दिए थे, और बदले में क्या मांगा था तुमसे तुम्हारे साले ने? बदले में पहले कैदी का स्वर हकलाने लगा तो दूसरे कैदी ने बोला, साहब, मैं बतलाता हूं। ये डर गया है और इसे बोलना भी ठीक से नहीं आता है। इसके साले ने इसे 5 लाख रुपए देकर कहा था कि मेरे बदले तुमको जेल जाना होगा, और ये भी कहा था कि मैं 15 दिनों के अंदर तुमको जमानत पर छुड़वा लूंगा। पैसों की जरूरत और बेटी की शादी के कारण इसको अपने साले की बात मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। मंत्री जी ने हाथ बढ़ाकर दूसरे कैदी के हाथ पर लिखा गोदना देखना चाहा, तो पुलिस वाले ने आगे बढ़कर तत्परता से उसका हाथ मंत्री जी के आगे कर दिया। तुम्हारा असली नाम क्या है? गौरी प्रसाद। कैसे मान लें कि तुम सच बोल रहे हो? जिस तरह किसी और के नाम का गोदना गुदवा सकते हो, दूसरे की सजा काटने जेल तक आ सकते हो, तो यह भी तो हो सकता है कि तुम अभी भी सिर्फ अधिकारियों को गुमराह करने के लिए अपना पहला बयान बदलकर दूसरा झूठा बयान दे रहे हो। साहब, मेरे घर पर इंक्वायरी करवा लीजिए। मेरा वोटर कार्ड, मेरा राशन कार्ड और बैंक अकाउंट में मेरा नाम और फोटो है। सुनकर मंत्री जी के साथ साथ पुलिस महकमे के तमाम आला अफसरों के चेहरे का रंग उड़ गया। सबकी आंखों में एक ही सवाल तैर रहा था। मुजरिमों की हर शातिर चाल से बखूबी वाकिफ पुलिस इतना बड़ा धोखा कैसे खा सकती है? लेकिन पुलिस की इतनी बड़ी लापरवाही को नकारा भी तो नहीं जा सकता। इसका इकरारनामा जल्दी दोबारा इससे लिखवाकर कोर्ट में पेश कीजिए। केस की फाइल दोबारा खोलकर नए सिरे से केस की अदालती कार्यवाही शुरू कीजिए। मंत्री जी ने अधिकारियों की तरफ मुड़कर देखते हुए हुक्म दिया और फिर कैदियों से मुखातिब होकर बोले, जो सच आज बोल रहे हो वही अगर जेल में आने से पहले बोल देते ना, तो न सिर्फ तुम्हारे जीवन के कीमती 1.5 साल बर्बाद होते, न ही पुलिस तंत्र और न्याय व्यवस्था के साथ साथ रूलिंग पार्टी को अपनी कर्तव्य निष्ठा के लिए शर्मिंदगी उठानी पड़ती। तुम्हारे एक झूठ ने कितने बेगुनाह लोगों की जिंदगी
और नौकरी दांव पे लगा दी है। जरा सोचा भी है तुमने? मंत्री जी लगभग चीख पड़े। अगर दूसरों के लिए इतनी गहराई से सोचते तो ये लोग मुजरिम बनते ही क्यों? जिला मजिस्ट्रेट दिल ही दिल में सोचकर ठंडी सांस भरकर चुप रह गए। मंत्री जी के बाहर निकलते ही मीडिया और मानवाधिकार की सुरक्षा करने वाली संस्था के प्रतिनिधियों ने उन्हें घेर लिया। सर, एक बेगुनाह 1.5 साल से जेल में सजा काट रहा है। ये उसके मौलिक अधिकारों का हनन है। इसके लिए आप किसे दोषी मानते हैं? पुलिस विभाग छानबीन कर रहा है। जो भी इस केस में दोषी पाया जाएगा उसको सजा जरूर दी जाएगी, राजनीतिक उत्तर दिया मंत्री जी ने। सर, आपको नहीं लगता कि पुलिस ने बेगुनाह आदमी को सजा दिलवाकर अपनी लापरवाही का ठोस सबूत दिया है? देखिए, हमारा पुलिस विभाग पूरी कोशिश कर रहा है कि असली मुजरिम को जेल में डालकर बेगुनाह को फिर से अपनी सामान्य जिंदगी जीने को दे दी जाए। मंत्री जी का गोलमाल बातें मीडिया को संतुष्ट नहीं कर पाई, इसलिए एक बहुचर्चित चैनल का प्रतिनिधि सीधे जेलर साहब के पास पहुंचकर विनम्रता से बोला, इस वक्त आप व्यस्त हैं सर। जैसे ही मंत्री जी का काफिला यहाँ से निकल जाएगा, ये मेरा कार्ड है, मुझे फ़ोन पर इत्तला कर दीजिएगा। मैं पूरी सच्चाई जानकर पूरी कहानी कवर करने के लिए आ जाऊंगा। दोनों कैदियों से मिलने की परमिशन मैं पहले से ही आईजी पुलिस से ले चुका हूं। दूसरे दिन उस प्रतिनिधि के सामने जो हकीकत सामने आई वो गरीबी और गरीबी की मजबूरियों को अमीरजादे गुनाहगारों के द्वारा भंजाई जाने वाली, इंसानियत को झकझोर देने वाली हृदय विदारक कहानी थी। एक व्यापारी का मुंशी अपने मुसलमान दोस्त से बहुत दिनों के बाद मिला। मित्र को गले लगाकर हालचाल पूछने के बाद उस शाम को रंगीन बनाने की दावत दे डाली। शाम के धुंधलके में एक ईंटों के बिना प्लास्टर वाले मकान के दरवाजे पर सधे हाथों से दस्तक देते हुए मुंशी के पान रचे होठों पर रसीली मुस्कान थी। दरवाजा एक बच्चे ने खोला तो मुंशी उसके गाल थपथपाकर सीधा अंदर जाते हुए मुसलमान व्यक्ति को पीछे पीछे आने और कमरे में खड़े रहने के लिए मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करके अंदर चला गया। भीतर किसी महिला की धीमी धीमी आवाज के साथ ही मुंशी की दबी दबी आवाज उभरने लगी। कमरा लालटेन की रोशनी में अपनी खस्ता हालत का जिक्र खुद ब खुद कर रहा था। 2 पुरानी कुर्सी, एक पॉलिश उधरी टेबल, पीछे नारियल की रस्सी से बुनी हुई चारपाई, उस पर हाथ से सिली गई पुरानी साड़ी की कतरी बिछी हुई थी। अलगनी पर लटके कुछ बेतरतीब कपड़े और पानी भरा मिट्टी का मटका कोने में रखा हुआ था। मुंशी ने जेब से 500 रुपए का नोट निकालकर मुसलमान दोस्त को थमा दिया। जाओ यार, बच्चे को दुकान की तरफ थोड़ा घुमा फिरा लाओ, तब तक मैं तुम्हारी पार्टी का इंतजाम करता हूं, कहकर दाईं आंख दबा दी। मुसलमान आदमी भी खेला खाया था, समझते देर नहीं लगी। बच्चे को पुचकारते हुए गोद में उठाकर बाहर निकल गया। पूरे 1 घंटे के बाद जब वापस लौटा तो बच्चे के दोनों हाथ और जेब कुरकुरे, चिप्स और टॉफियों से भरे हुए थे।
बच्चे के चेहरे पर खुशी तैर रही थी। वह ललक कर दौड़ता हुआ माँ के पैरों से लिपटकर अंकल की दिलवाई चीजें दिखलाने लगा। इसी बीच मुंशी ने अपनी देह संतुष्टि करके टेबल पर 3 ग्लास और शराब की बोतल कबाब की प्लेट के साथ सजा दी थी। बच्चा थका हुआ था, माँ की गोद में थपकी लेते ही सो गया। दोनों दोस्त ग्लास पर ग्लास गले के नीचे उतारते रहे। रात आधी से ज्यादा बीतने लगी तो मुंशी ने मुसलमान दोस्त को रसोई में बिछी चारपाई की तरफ जाने का इशारा करके खुद दालान में आकर बैठ गया। उस रात के बाद जैसे सिलसिला ही चल पड़ा। जब भी मौका मिलता दोनों दोस्त रात की तारीकी को चीरते हुए दबते छिपते उसी घर के दरवाजे पर पहुंच जाते। हल्की सी दस्तक देते ही दरवाजा खुलता, पैक भरे जाते, चारपाई चरमराती और ध्रुव तारे के निकलने से पहले ही दोनों गली से बाहर चले जाते। गली के कुत्ते भौंकते हुए उनके पीछे दौड़ते, मगर वे दोनों उन्हें पत्थर मारते हुए बाहर सड़क पर आ जाते। मुंशी पैसे वाला था। 10 बीघा जमीन, ढोर डंगर, गांव में 2 पक्के मकान, उस पर मुंशीगिरी की बंधी बंधाई तनख्वाह। जेब में नोट भरे हों तो सूरज सुंदरी भी मिनटों में मुट्ठी में कैद की जा सकती है। कोई 2 महीने बीते होंगे कि गली मोहल्ले में कानाफूसी होने लगी, मगर इन सब से बेखबर मुंशी और उसका दोस्त अपने जिस्म की आग बुझाने के लिए दोनों हाथों से दौलत लुटाते रहे। हवस और हुस्न के बाजार में अस्मत का सौदा निर्बाध गति से चल निकला। ऐसी ही एक शाम मुंशी ने एक हाथ में शराब और भुने गोश्त की पॉलिथीन को पकड़े हुए दूसरे हाथ से गली के उसी दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुलने में वक्त लगा तो उसने फिर बेचैन होकर दस्तक दी। दरवाजा खुला, मगर सामने परिचित पुरुष को देखकर उसका स्वर हकला गया। अप्रत्याशित रूप से पुरुष के सामने पड़ जाने की मुंशी को कतई उम्मीद नहीं थी। आप कब आए? मैं इधर से गुजर रहा था, सोचा आपसे और भाभी जी से मुलाकात कर लूं। पुरुष शायद इस स्थिति के लिए मानसिक रूप से पहले ही से ही तैयार था। ये आपके साथ कौन है? मैंने पहचाना नहीं। पुरुष का स्वर उभरा। बच्चा शायद सो गया था और महिला लंबा सा घूंघट काढ़े रसोई के काम में व्यस्त थी। मेरे दोस्त हैं, दुबई में कारपेंटर का काम करते हैं, अभी अभी देश लौटे हैं। मुंशी साफ झूठ बोल गया। अच्छा, मैं कुछ लाया हूं गला तर करने के लिए, अगर आप बुरा ना माने तो। पुरुष शायद इसके लिए भी पहले से ही तैयार था। हाँ, क्यों नहीं। लड़का तो अंदर सो गया है, यहीं बैठते हैं, यहीं ठीक रहेगा। अंदर का साड़ी का पर्दा खींचकर कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए खुद महिला का पति चारपाई पर बैठ गया। 3 ग्लास में सोडा शराब डालकर पैक तैयार किया गया मुसलमान दोस्त के जरिए, और तीनों घूंट भरते हुए इधर उधर की बातें करने लगे। रात गहराने लगी और शराब का सुरूर धीरे धीरे चढ़ने लगा। महिला भीतर कमरे में चारपाई पर लेट गई थी।
महिला के पति की आवाज नशे में लड़खड़ाने लगी। तो तुम मेरी गैर हाजिरी में मेरे घर पर ही कबाब की पार्टी और मेरी औरत के साथ कुकर्म है। कमीने, मुझे मोहल्ले वालों ने सब बतला दिया है। दोस्त बनकर मेरे ही घर में सेंध लगा दी तूने, और ये मेरी औरत बदचलन, बेशरम, बेहया, जेवर और पैसों के लिए मेरा यकीन तोड़ दी। मेरे छोटे से बच्चे ने सब बतलाया है। तुम्हारा दोस्त उसे चॉकलेट दिलवाने बाहर ले जाता है और तुम मेरी औरत के साथ, साले, आज तू जिंदा वापस नहीं जाएगा। मार डालूंगा तुझे, मार डालूंगा तुझे, मार डालूंगा। कहते हुए वह भीतर से तेज धार वाला लपलपाता चाकू उठा लाया और मुंशी पर वार करने के लिए लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। मुसलमान व्यक्ति ने बीच बचाव करते हुए उसका हाथ थाम कर रोकना चाहा। मुंशी का नशा भी गहराने लगा था और आज रंग में भंग देखकर पहले से ही जला कटा बैठा था। आगे बढ़कर टंगड़ी मारकर पुरुष को नीचे गिरा दिया और उसके हाथ से चाकू छीनकर ताबड़तोड़ वार करने लगा। महिला ने उठकर बीच बचाव करना चाहा तो नशे में धुत मुंशी ने लात मारकर उसे भी परे धकेल दिया। महिला का सिर दीवार से टकराया और खून का फव्वारा फूट पड़ा। रोआ राट चीख चिल्लाहट ने पूरे मोहल्ले को जगा दिया। पुरुष को खून से लथपथ अंतिम सांसें लेते देखकर दोनों दोस्त अंधेरे का फायदा उठाकर पीछे की गली से दुम दबाकर भाग निकलने में कामयाब हो गए। डॉक्टर ने पुरुष को मृत घोषित कर दिया और महिला को आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। पुलिस ने कई जगह दबिश दी, लेकिन दोनों मुजरिम अंडरग्राउंड हो गए थे और दोनों के फोन भी स्विच ऑफ हो गए थे। मुंशी जंगल के रास्ते जाकर गांव में रहने वाली बहन के घर में छिपा हुआ था। इसी बीच बहन की बेटी का रिश्ता तय हो गया। उस साल उसकी धान की फसल पर पाला पड़ गया और उस परिवार को बहुत आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। कर्जे में डूबा हुआ बहनोई बहुत ही मानसिक तनाव से गुजर रहा था। मुंशी ने उसकी बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति का फायदा उठाया और उसके सामने एक पेशकश रख दी। उस गांव में बाजार लगा और मुंशी का बहनोई बाजार जाकर अपने हाथ में अपने साले अर्थात मुंशी का नाम
गुदवा आया। पुलिस मुंशी को ढूंढते हुए बहन के घर पहुंच गई और बहनोई के हाथ पर मुजरिम का नाम गुदा देखकर उसे पकड़कर ले गई। पुलिस की भनक मिलते ही मुंशी तबेले की छत से चिपक कर लटका रहा। दूसरे दिन पुलिस ने मुंशी के मुसलमान दोस्त को भी पकड़ लिया। दोनों के हाथों के अंगूठे लगवाकर केस दर्ज कर लिया गया। दोनों को कोर्ट के सामने पेश किया गया। कोर्ट ने उनके वकील की जमानत की अर्जी को खारिज कर दोनों को रिमांड पर लेकर फिर जेल भेज दिया। केस की तारीखें पड़ती रहीं। मुंशी जेल में अपने बहनोई के साथ साथ अपने मुसलमान दोस्त से भी मुलाकात करने आता रहा। केस की पैरवी के लिए वकील की व्यवस्था भी मुंशी ने की थी और वह लगातार ये दिलासा देता रहा कि वह जल्द ही दोनों को जमानत पर रिहा करवाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है। लेकिन 9 महीने के बाद भी मुंशी के ही बहनोई और उसके मुसलमान दोस्त की जमानत की अपील को कोर्ट खारिज करता रहा। लगभग 1 साल तक केस चलने के बाद कोर्ट ने दोनों मुजरिमों को धारा 302 के तहत गुनहगार पाकर बमशक्कत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों मुजरिम अपने अपने हिस्से की सजा जिला कारागार में रहकर काट रहे थे। मुंशी शुरू में अपने जीजा के साथ साथ मुसलमान दोस्त से भी मुलाकात लेता रहा। दोनों को वह खर्चे पानी के लिए पैसे भी देता रहा। लेकिन धीरे धीरे मुंशी अपने मुसलमान दोस्त को नकारता हुआ सिर्फ अपने जीजा से ही जेल में मुलाकात करता रहा। ऐसा कई बार होता देखकर मुसलमान दोस्त क्षुब्ध रहने लगा। जुर्म दोनों ने मिलकर किया था, लेकिन मुसलमान दोस्त कारावास की सजा मोटी मोटी सलाखों के पीछे काट रहा था और मुंशी आजादी से बाहर घूम रहा था। अदालत के फैसले के बाद मुसलमान व्यक्ति की जमानत पर छूटने की रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई और मुंशी के मुलाकात न करने की हरकत ने आग में घी का काम किया और उसके मन में क्षोभ, संताप और बदले की भावना का जन्म होने लगा। अपना अवसाद वह धीरे धीरे जेल बैरक के कैदी साथियों के सामने दबी जबान से उड़ेलने लगा। मेरे केस में मेरे साथ सजा काटने वाला मुजरिम असली मुजरिम नहीं है। मुंह से निकली बात धीरे धीरे कानाफूसी के जरिए जेल बैरक की मोटी मोटी सलाखों की छड़ वाले दरवाजे से निकलकर जेल परिसर में सिपाहियों की कानों तक पहुंचने लगी। असिस्टेंट जेलर से होती हुई यह खबर जेलर साहब तक पहुंची। अक्सर जेल की सलाखों के पीछे सालों साल तक रहते रहते कैदी भयंकर अकेलापन एवं रक्तचाप की पीड़ा सहते हुए मानसिक रूप से विक्षिप्त होने लगते हैं और इसी के कारण उल जलूल बातें भी करने लगते हैं। यही सोचकर जेलर साहब ने मुसलमान कैदी को अपने ऑफिस में तलब किया और सही बात जानने की कोशिश की तो उन्हें अपनी नौकरी हाथ से जाती नजर आने लगी। मुसलमान कैदी का खुलासा किसी बहुत ही घातक विस्फोटक से कम नहीं था। उन्होंने तुरंत डीएम को फोन कर सारी जानकारी दे दी। दूसरे दिन डीएम ने खुद सच्चाई का जायजा लेने के लिए जेल में आकर पूछताछ की। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे केस में जो दूसरा व्यक्ति सजा काट रहा है वह फर्जी है? डीएम ने जेल स्टाफ के सामने ही सवाल किया था मुसलमान कैदी से।
क्योंकि असली गुनाहगार को मैं जानता हूं साहब। तो फिर तुम्हारे साथ सजा काट रहा व्यक्ति कौन है? यह असली कातिल का बहनोई है साहब, लेकिन इसके हाथ में गोदने में हत्यारे का ही नाम लिखा हुआ है। यही चालाकी तो असली गुनाहगार ने की है साहब, जिसे पुलिस, अदालत, यहाँ तक कि जेल में भी कोई नहीं पकड़ पाया है। बार बार पूछने पर भी मुसलमान कैदी निर्भीक होकर वही जवाब देता रहा। इस केस के प्रकाश में आने से पहले थाने में केस फाइल में मुजरिम की फोटो नहीं लगाई जाती थी, बल्कि हाथों के अंगूठे एवं उंगलियों के निशान लगाए जाते थे। यह बात मुजरिम अच्छी तरह जानता था, लेकिन असली मुजरिम के बहनोई को उसके गुनाह का इल्जाम अपने सर पर लेने की क्या जरूरत पड़ गई थी? डीएम साहब ने झुंझला कर पूछा। जरूरत थी साहब, बहुत बड़ी जरूरत थी। इसीलिए तो ये आदमी जेल की सजा भुगतने के लिए भी राजी हो गया। पहेलियां मत बुझाओ, सच बतलाओ, क्या हुआ था? डीएम साहब ने घुड़का तो कैदी धीमे धीमे स्वर में बतलाने लगा। साहब, दरअसल जो शख्स कैदी बनकर सजा काट रहा है वह असली कैदी का जीजा है। इसकी 3 जवान बेटियां हैं। जायदाद के नाम पर 1-2 बीघा जमीन और गांव में छोटा सा कच्ची ईंटों का मकान और 2-4 ढोर डंगर हैं। इसकी बेटी की शादी तय हो गई। लड़के वाले जल्दी शादी की जिद करने लगे, मगर कैदी फसल कटने तक का समय मांगने लगा। फिर क्या हुआ? उसी समय असली मुजरिम अपने बहनोई के घर छिपा हुआ था। पुलिस उसे मर्डर केस में ढूंढ रही थी। मौके का फायदा उठाकर शातिर मुंशी ने बहनोई के साथ सौदा करते हुए कहा कि अगर तुम मेरी जगह थाने चले जाओ तो मैं 5 लाख रुपए देकर तुम्हारी बेटी की शादी करवा सकता हूँ। लेकिन पुलिस ने मुझे नहीं छोड़ा तो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पैसे में बड़ी ताकत होती है जीजा जी। मैं 15 दिनों में आपको जमानत पर रिहा करवा लूंगा और फिर खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर दूंगा। गांव का सीधा साधा आदमी शहरी की शातिर चाल को समझ नहीं पाया। मजबूर भी था अपनी कमजोर स्थिति के कारण। आखिर मरता क्या ना करता। साले का विश्वास पाकर दूसरे ही दिन गांव के हटरी बाजार में जाकर साले के ही कहने पर अपने हाथ में अपने साले का नाम गुदवा आया और दूसरे दिन पुलिस फर्जी मुजरिम को पकड़कर थाने ले गई। सुनकर डीएम साहब के कान से गरम गरम भाप निकलने लगी। शांति सुरक्षा का दम भरने वाली पुलिस को मात देने के लिए बड़े खुराफाती और शातिर दिमाग के लोग भी समाज में मौजूद हैं। कैदी के बयान सुनने के फौरन बाद ही उन्होंने एसपी साहब को फोन करके सच्चाई से आगाह करवा दिया। इस बीच फर्जी कैदी को सजा बमशक्कत काटते हुए लगभग 1.5 साल बीत चुके थे। उड़ते उड़ते खबर मीडिया वालों से होते हुए मानवाधिकार आयोग के कानों में पड़ी और जेल का परिसर मीडिया कर्मी एवं अधिकारियों से खचाखच भर गया। मंत्री जी ने फर्जी मुजरिम को असली मुजरिम का सही हुलिया और पता देते हुए केस की सच्चाई बतलाते हुए आवेदन लिखने का निर्देश दिया। आवेदन कोर्ट तक पहुंचा और न्यायाधीश की पीठ को पुनः
उस मर्डर केस की फाइल खोलनी पड़ी। स्पेशल कोर्ट ने लगभग 6 महीने की तवील तफ्तीश के बाद फर्जी मुजरिम को बाइज्जत बरी करके असली गुनाहगार को कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस को निर्देश दिया। सच जीता, झूठ हारा और गरीबी मजबूरी के दलदल में गले तक फंसे बेगुनाह को निर्दोष साबित करके जेल की सलाखों से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया।